हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपके 80% पेपर जो होता है बेटा प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। और जो बच्चे बेटा नोट्स लेना चाहते हैं, दीज आर द पेड्स नोट, वो मुझे बेटा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दीज नोट्स आर सफिशिएंट। ये बेटा लास्ट हम कह सकते हैं लास्ट मंथ नोट्स की तरह ही है, क्योंकि अब बच्चों के पास टाइम कम बचा है, तो आप ये ले सकते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा डे 2 है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। तो सबसे पहले बेटा हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्या बोलते हैं स्टेम रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, ये होते क्या हैं। तो बेटा स्टेम रिलेटेड का पहला फुल फॉर्म समझिए। स्टेम का होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एफ फॉर मैथमेटिक्स। तो हम कह सकते हैं बेटा टेक्निकल नॉलेज। क्या कह सकते हैं शॉर्ट में? टेक्निकल नॉलेज। तो बेटा ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि स्टेम रिलेटेड कोर्सेज के अंदर जो अचीवमेंट होता है वो हमारा जेंडर से इन्फ्लुएंस करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि करेगा ही करेगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि वो जेंडर ही डिसाइड करेगा कि ये पर्सन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट। उसी तरीके से बेटा रीजन में दिया गया है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो बॉयज और गर्ल्स के द्वारा यूज की जाती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। देखिए, बॉयज और गर्ल्स प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज जो होंगी हमेशा डिफरेंट होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। अगर प्रॉब्लम सेम है तो हो सकता है स्ट्रेटजीज भी हमारी सेम हो। अब ये तो नहीं है ना कि बेटा 2+2 अगर मुझे सॉल्व करना है तो बॉय अलग तरीके से 4 करके दिखाएगा और गर्ल्स अलग तरीके से 4 करके दिखाएंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंट होगा ही होगा, ये कहना गलत है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो जाता है? फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक टेक्निक पूछा गया बेटा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेम का एक हिस्सा या यंग ब्रांच का हिस्सा हम उसे खींचते हैं और उसे बेटा इस तरीके से सॉइल के अंदर ब्यूरी कर देते हैं। और ये ब्रांच तब तक अटैच रहती है पेरेंट ब्रांच से जब तक बेटा क्या होता है उसकी रूट्स ना डेवलप हो जाए और वो एक न्यू प्लांट में चेंज ना हो जाए। और हमें उसके बाद एग्जाम्पल पूछा गया है इस टेक्निक का। तो बेटा ये वाला जो मेथड रहता है उसको हम बोलते हैं लेयरिंग मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? रेलिंग लेयरिंग मेथड। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? जैस्मीन। क्या है एग्जाम्पल? जैस्मीन। ठीक है। बाकी के मेथड बेटा आपको पता ही है क्या होते हैं। बडिंग आप सभी ने पढ़ा है। बडिंग के अंदर क्या होती है बेटा? एक बड निकल के आती है ना। और ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है बेटा? दो हिस्सों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। एक प्लांट का एक पार्ट होगा और दूसरे प्लांट का दूसरा पार्ट होगा, इसे फिर अटैच कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और कटिंग में बेटा हम क्या करते हैं? एक पार्ट को काट के फिर उससे एक न्यू आपकी ग्रोथ लेते हैं, न्यू प्लांट उगाते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। देखिए बेटा, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? केमिकल चेंज नहीं आता, बेसिकली इट्स अ फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्यों होता है? अब एक बात समझिए, अगर आप मान लीजिए एक बॉटल लीजिए, है ना, इसमें आपने क्या करा? शुगर डाल दी। क्या कर दी? शुगर डाल दी या फिर सॉल्ट डाल दिया, है ना। अब स्टीर करा, वो घुल गई। अब मेरे को बेटा वापस शुगर या सॉल्ट को चाहिए, तो मैं क्या करूंगी बेटा? इवापोरेशन करूंगी पानी का। मैं क्या करूंगी? इवापोरेशन करूंगी, यानी कि इसे हीट करूंगी, तो पानी क्या होगा बेटा? भाप बन के उड़ जाएगा। लास्ट में क्या बचेंगे बेटा? क्रिस्टल्स। शुगर के या सॉल्ट के क्या बचेंगे? क्रिस्टल। तो बेसिकली क्या है बेटा, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। हमने क्या करा? जो पहले घोला था उसी को पानी भाप बना, तो वो क्या बन गया? उसकी क्रिस्टल लेफ्ट रह गए। तो इसलिए ये फिजिकल चेंज में आता है।
तो ये स्टेटमेंट तो बेटा हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, ये बात सही है, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि प्लांट्स में देखने को मिलती है। और प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मदद से क्या बनाते हैं बेटा, अपना फूड बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। तो इस द केमिकल चेंज, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके एक नया आपका फूड बना रहे हैं। तो ये तो चीज सही है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, बेटा जब ये जो राइपनिंग होती है ना, देखिए राइपनिंग किस वजह से होती है, फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, हमारे एनवायरनमेंट क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। अब ये क्या करती है, फ्रूट के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस करती है, और ऑक्सीडेशन हमेशा कैसा होता है, केमिकल चेंज होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो वो एक केमिकल चेंज होता है। मिल्क अपने आप में बेटा एक नया एक अलग प्रोडक्ट होता है, और कर्ड एक अपने आप में अलग प्रोडक्ट होता है, जो आपका बेटा लैक्टोबैसिलस आपका बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से फॉर्म होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, which of the following strategy would support inquiry oriented science teaching, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसमें बेटा इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग को सपोर्ट करता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग क्या है बेटा, एक ऐसी टीचिंग जहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने आप से या टीचर से वो इंक्वायर करता है, जहाँ बेसिकली हम कह सकते हैं बच्चा डिस्कवरी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, जहाँ बच्चा खुद सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, उसे हम बोल सकते हैं इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। तो बेटा मुझे बताइए, अगर हम बच्चे से कह रहे हैं रियल और एपरेंट वेट का डिफरेंस बताओ, तो इसमें बच्चा क्या सीख रहा है, कुछ भी नहीं सीख रहा। बस उसने बता दिया कि भैया इसका रियल वेट ये था, एपरेंट वेट ये है, बात खत्म। उसने क्या सीखा, कुछ भी नहीं। इसमें क्या एक्टिविटी करी, कुछ भी नहीं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जब डिफाइन करना है बेटा, याद रखिए डिफाइन करना आपका कभी भी एक्सप्लेन, डिफाइन, ये इंक्वायरी ओरिएंटेड के अंदर नहीं आते। हमें वो ऑप्शन चूज करना होता है जहाँ बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी चीज को वो एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा है। डेमोस्ट्रेट द लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेन इमर्ज, डेमोस्ट्रेशन भी हर जगह बेटा आपका इंक्वायरी ओरिएंटेड का नहीं आता, क्योंकि जब देखिए बच्चा डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि भैया ये ऑब्जेक्ट तो डूबा ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट को लेके करा। तो इसमें बेटा उसने कुछ नहीं सीखा। लेकिन जब बच्चा एंगेज हो रहा है, यानी कि फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटीज में एंगेज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसने बहुत सारे क्या करे होंगे बेटा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए होंगे, उनको चेक किया होगा कि ये फ्लोट करता है या सिंक करता है। तो बेटा इस तरह का जो अप्रोच होता है वो किस में आता है, इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हार्मोन रेगुलेटर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, तो बेटा कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से हम पहला ऑप्शन में चलते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन किसको कंट्रोल करता है, ग्रोथ को। इंसुलिन आप सभी को पता है बेटा हमारे शुगर को कंट्रोल करती है। एड्रेनालाइन क्या करती है बेटा, जो स्ट्रेस होता है या सडन शॉक होता है उसको कंट्रोल करती है। ठीक, तो हमारा क्या बचा बेटा, थायरोक्सिन, क्या बचा, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। और ये किस में प्रेजेंट होता है बेटा, आयोडीन। आयोडीन हमारी जो डाइट होती है वो इस ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, which of the following statement is are true regarding relative reactivity of the matter, तो इसके लिए बेटा आपको क्या पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। मैंने बेटा एक आपको ऑलरेडी शेयर भी करा हुआ है कि इसकी ट्रिक क्या है। देखिए पहले सबसे सबसे रिएक्टिव होता है बेटा पोटेशियम, ठीक है, फिर होता है सोडियम, फिर आता है बेटा आपका कैल्शियम, फिर आता है आपका मैग्नीशियम,
आता है उसके बाद एल्यूमिनियम, नेक्स्ट आता है कार्बन, नेक्स्ट आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर टीन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, नेक्स्ट आता है कॉपर, नेक्स्ट आता है मरकरी, नेक्स्ट सिल्वर, नेक्स्ट गोल्ड एंड लास्ट इज प्लेटिनम। दिस इज द बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो अब इन्होंने कहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्या जिंक मेरा बेटा ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से? बिल्कुल सही बात है, जिंक हमारा बेटा ऊपर है तो ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, बट लेस देन एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम से कम है। तो बिल्कुल सही है बेटा, एल्यूमिनियम सबसे स्ट्रांग है, उससे कम जिंक, फिर आयरन, तो ये बात तो ठीक लग रही है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये कहते हैं सोडियम हमारा पोटेशियम और कैल्शियम दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं बेटा, सोडियम हमारा पोटेशियम से कम रिएक्टिव लेकिन कैल्शियम से ज्यादा, तो ये गलत हो गया। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम हमारा मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं बेटा, एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है, मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी गलत हो गया। बेटा इसको जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह रिएक्टिविटी सीरीज पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता ही है। ठीक है, तो इसे जरूर याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है which of the following represent correct matching set in the context of aquatic plant। aquatic plants के बारे में बेटा कौन सी बात बिल्कुल ठीक कही गई है, हमें मैच करके बताना है। तो देखिए, लार्ज सर्कुलर लीव्स, इस तरीके से आपने देखा होगा बेटा पानी में इस तरीके से एक बहुत बड़ी बड़ी लीव्स प्रेजेंट होती है ना, इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी लीव्स प्रेजेंट होती है। तो लार्ज सर्कुलर लीव्स का काम क्या है बेटा, ये कैसे मदद करती हैं, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बायंसी, ये क्या करती हैं बेटा, बायंसी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, सरफेस जो लीफ होती है वो सरफेस पे होती है, और जो आपकी सनलाइट का एब्जॉर्प्शन है या जो भी उसको एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट आता है वैक्सी कोटिंग। देखिए वैक्सी कोटिंग का क्या फायदा होता है, आपको पता है क्या होता है, प्लांट्स हमारे किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब जो चीज़ अगर पानी में ज़्यादा रहेगी तो उसके डीके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैक्स की कोटिंग मतलब वैक्सी कोटिंग क्या करती है बेटा, उसे डीके होने से, उसे खराब होने से बचाती है। तो इसका बेटा ये होगा, इसका ये होगा। नेक्स्ट है स्टेम्स हैव लार्ज टनल्स एंड होल्स। स्टेम्स के क्या होते हैं, लार्ज टनल्स और होल्स होते हैं। देखिए लार्ज टनल और होल्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हल्का हो जाएगा, है ना। हल्का हो जाएगा तो क्या करेगा बेटा, वो फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और रिबन लाइक लीव्स क्या करती हैं बेटा, ये मदद करती हैं जब बहुत तेज आपकी अप वाटर करंट्स आती हैं तो उनसे बचने में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट्स आर गिवन 4 आयरन बार्स आउट ऑफ विच 2 आर बार मैग्नेट्स। दे आर, इन्होंने कहा बेटा 4 आयरन बार दी गई है। ठीक है, दिस इज द 4 आयरन बार्स, और इनमें से 2 क्या है, बार मैग्नेट है, 2 क्या है, बार मैग्नेट है। दे आस्क टू आइडेंटिफाई द बार मैग्नेट, हमें बताना है इन चारों में से बार मैग्नेट कौन सी है। तो इसमें कौन कौन सी स्किल्स लग रही है बेटा, देखिए आपको 4 बार मैग्नेट्स देखी गई हैं, 4 बार्स दी हैं, इसमें से 2 मैग्नेट है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सी मैग्नेट है और कौन सी नहीं है। तो हमने क्या, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इन्फरेंस कर रहे हैं कि ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट नहीं है। एस्टिमेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, बेटा देखिए एस्टिमेशन नहीं कर रहे, एस्टिमेशन वर्ड और मेजरिंग वर्ड, ये जो वर्ड्स है ना बेटा, जब हम किसी लिक्विड को, किसी टेम्परेचर को, किसी चीज को मेजर कर रहे होते हैं ना, तब हमारा ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, या किसी चीज को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इसके अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, दिस इज सिंपली ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फरेंस। राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ द ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस। इनमें से बेटा ओपन बुक असेसमेंट का पर्पस क्या नहीं है। ओपन बुक असेसमेंट पहले समझिए होता क्या है। ओपन बुक असेसमेंट में क्या होता है बेटा कि बच्चों को एग्जाम में एक बुक दी जाती है, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होते, सिर्फ बुक होती है, उसी बुक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को बेटा बुक खोल के आंसर देना होता है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि बच्चा उसको आंसर करने के लिए क्या करेगा, पूरी की पूरी बुक पढ़ेगा, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि वो रिड्यूस, बच्चों के अंदर क्या है बेटा, डर खत्म होगा क्योंकि बुक्स उनके सामने होगी। और तीसरा क्या होगा बेटा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते बल्कि कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो उससे बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो बेटा ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे मार्क्स के लिए ये अप्रोच नहीं की जाती, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी रॉन्ग। याद रखिएगा बेटा, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, कभी भी अच्छे मार्क्स के लिए नहीं लिया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इज मोर देन डेंसिटी बी। ये कहते हैं ए की डेंसिटी जो है वो बी से ज्यादा है, बट लेस देन सी। ए की डेंसिटी बी से तो ज्यादा है लेकिन सी से कम है ना। इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। तो बेटा आपको ये पता है कि साउंड सबसे ज्यादा कहाँ फास्ट करेगी, सबसे ज्यादा तेज कहाँ चलेगी, जिसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, आपकी सबसे, ये कहते हैं डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इज मोर देन डेंसिटी मोर देन बी बट लेस देन सी। मोर देन बी, बी से ज्यादा है, सी से कम है। अच्छा साउंड है ना बेटा, ठीक है। तो बेटा जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, आपको पता होगा बेटा कि जितने पास पास कण होंगे, ठीक है, जितने पास पास कण होंगे ऑब्जेक्ट के, तो वो उसमें जो साउंड होगी बेटा सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी। आपको पता होगा बेटा सॉलिड के अंदर साउंड सबसे सबसे जल्दी चलती है, फिर लिक्विड के अंदर तो उससे फास्ट, और फिर सबसे कम होती है गैस के अंदर। तो अगर मेरा सी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इट मस्ट बी अ सॉलिड। तो बेटा सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज हमारी साउंड ट्रैवल करती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बेटा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको ये पता होना चाहिए दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली ये जो बेटा न्यूक्लियस होता है बीच में, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज द मास नंबर, है ना, दिस इज द मास नंबर। तो आपको बेटा इतना ही याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए मास नंबर दे रखा है, सॉरी एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं हमें नहीं पता, न्यूट्रॉन कितने हैं हमें पता है, लेकिन हमें एक बात और दे रखी है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या है, 9, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए, 9, ठीक है। अब हमें पता है मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये कितना हो गया, 19, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर, तो विच इज 9, राइट। उसी तरीके से बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डी एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं, 12। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर विच इज 12। और बेटा न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर कितना है, 24, प्रोटॉन कितने हैं, 12, तो एफ बी क्या आ गया, 12। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। बेटा इसे याद रख लेगा, आजकल इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एजर्शन दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। बेटा आपने देखा होगा कि जो व्हीकल होते हैं उसका जो इस तरीके से मिरर होता है, जो साइड में रखा होता है, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। उसमें कौन सा मिरर रखा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। तो ये कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह क्यों देखते हैं, क्योंकि वो बड़ी और सीधी इमेज बनाती है। देखिए बेटा अगर बड़ी बनाएगी तो हम पीछे का व्यू कैसे देख पाएंगे, सीधी सी बात है, वो व्यू तो बाहर जाएगा,
हमें क्या चाहिए कि जो पीछे जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो सब हम इसके अंदर देख पाए। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। क्या देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो बेटा ए सही है और R2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड है बेटा, फ्लावर्स के बारे में पूछा गया है। तो ये कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये कहते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेम फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन को समझिए, जैसे ये जो सेम फ्लावर है, इस पे क्या है, मेल पार्ट भी है और इसी पे क्या है, फीमेल पार्ट भी है। दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। तो बेटा सेम बाइस के कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जिस फ्लावर पे आप कर रहे हो सेम फ्लावर पे ही आपका पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर पे ही। तो वो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही पॉसिबल है ना, यूनिसेक्सुअल में तो हो नहीं सकता। तो ये बात तो सही है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। देखिए यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो गया कि एक इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, मेल होगा या फीमेल पार्ट होगा। मैंने मान लिया दिस इज मेल पार्ट एंड दिस इज फीमेल पार्ट। ठीक। अब देखिए कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये आपका यूनिसेक्सुअल में ही हो सकता है। तो बेटा यूनिसेक्सुअल में तो हो ही सकता है, लेकिन हो सकता है बेटा इसका जो पॉलन ग्रेन है, इसके जो मेल पार्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, वो इसने इस वाली फीमेल को ना दे के इस वाली फीमेल को दिया हो। तो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन हमारा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों में पॉसिबल है, लेकिन आपका सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ हमारा बाइसेक्सुअल में पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, और सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन तभी होगा जब फ्लावर हमारा क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। S1 is true and S2 is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सॉइल विद अ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैड गुड एरिएशन एंड गुड पर्कुलेशन। देखिए एक बात समझिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ईंट है, ठीक है, बहुत सारे क्या है, रॉक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बहुत सारे रॉक है तो अगर इन रॉक्स के बीच में, है ना, अगर गैप ज्यादा होगा तो ये पानी ज्यादा होल्ड कर पाएंगे या कम होल्ड कर पाएंगे, गैप ज्यादा होगा। ये मान लेती हूँ गैप क्या है, ज्यादा है। तो सीधी सी बात है बेटा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और क्योंकि गैप ज्यादा है तो वहां पे एयर क्या होगी, ज्यादा होगी। और पर्कुलेशन रेट मतलब जो पानी बहने का जो रेट होता है, जो पानी बहेगा वो भी कैसा रहेगा, हाई। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement are not true regarding compounds? Compounds के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहले तो समझे दे कि वर्ड्स क्या होता है बेटे, एक वर्ड होता है एलिमेंट्स, ठीक है, एक वर्ड होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स हमारे ऐसे सबसे छोटे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और कंपाउंड क्या होता है बेटा, एलिमेंट से मिलके बनने वाला एक जो न्यू सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, कंपाउंड। इसकी बेटा याद रखेंगे, जो कंपाउंड होता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब मेरा बेटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा क्या बनता है, H2O। क्या बनता है, H2O। तो इसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये दोनों क्या है, पहली बात एलिमेंट्स, और H2O क्या है मेरा, कंपाउंड। H2O क्या है, कंपाउंड। अब क्या है बेटा, ये जो H2O बना, देखिए प्रॉपर्टीज अलग कैसे है, ये दोनों ही क्या है, मेरी गैस, और H2O क्या है मेरा, वाटर। तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हो गई, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग थी और आपकी जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। तो ये कहते हैं कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि जो कंपाउंड होता है वो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ये बात तो गलत है।
ओनली एलिमेंट कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि एलिमेंट्स ही बेटा हमारे कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। देखिए वैसे जनरली एलिमेंट्स ही कंपाउंड बनाते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्स ही बनाए। हो सकता है कोई एलिमेंट और कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना दे, है ना, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स, कि कंपोजिशन जो होता है हर एक कंपाउंड का वो फिक्स होता है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर वाटर बनने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए ना, तो बेटा यही चाहिए, मैं 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन नहीं ले सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। देखिए बेटा, कंपाउंड्स कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। इनको अगर सेपरेट करना है तो केवल और केवल केमिकल मेथड से ही किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, which of the following statement are true in the context of respiration in whales and dolphins? whales और dolphins के respiration के बारे में कौन सी बात सही है? तो कहते हैं they cannot use dissolved oxygen। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं यूज कर पाते। अगर बेटा बताओ मुझे, अगर वो डिजोल्व ऑक्सीजन यूज कर पाते, पानी के अंदर जो डिजोल्व होती है, तो उन्हें वो बाहर आने की क्यों जरूरत पड़ती है? आपने देखा होगा जो वेल्स होती हैं या जो डॉल्फिन होती हैं वो टाइमली बाहर आती है। क्यों आती है? ताकि वो अपने जो एनवायरनमेंट है वहां से ऑक्सीजन ले, फिर वो सरवाइव करे, फिर वो दोबारा ऑक्सीजन ले, फिर सरवाइव करे। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। उनके पास गिल्स नहीं होते बेटा, ठीक है, फिश के पास गिल्स होते हैं, इनके पास नहीं होते। इनके पास क्या होती है? नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जिनसे वो क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दे ऑफन कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर सरफेस टू ब्रीथ, वाटर सरफेस पे आते हैं ब्रीथ करने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Which of the following has the most scope of promote art integrated learning in science? देखो अगर मैं बात करती हूँ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लर्निंग की जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ डायग्राम्स या फिर कुछ पिक्चर्स का यूज करके हम लर्निंग कर रहे हैं। कुछ डायग्राम्स या कुछ पिक्चर्स बना के हम चीजों को सीख रहे हैं। तो बेटा फिर हम फील्ड ट्रिप करते हैं तो क्या हम उसमें कोई डायग्राम पिक्चर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बेटा एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे की जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें रखते हैं, तो उसमें पिक्चर और डायग्राम का कोई काम नहीं है। तो हमारा एक ही बचा बेटा, पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आप सभी को पता है, प्रोजेक्ट्स क्या होता है, आप सभी बनाते हैं प्रोजेक्ट। और पोर्टफोलियो क्या होता है कि हम जब किसी भी चीज का पूरा कलेक्शन रखते हैं, उसमें आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस शो करते हो। मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पोर्टफोलियो बनाया, उसमें हमने जितनी ड्राइंग्स थी वो सब रखी, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, वहां पे भी अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, assertion रीजन का क्वेश्चन है, नाइक्रोम इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीजर। बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक गीजर में नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये बात सही है, बिल्कुल हाई। क्योंकि बेटा जब हम, आपको पता है इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक गीजर में क्या जाता है बेटा, बहुत ज्यादा हीट जाती है। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट में तो उनके जो वायर है वो टूट जाएंगे। ठीक है। और लो रेजिस्टिविटी नहीं बेटा, लो नहीं होती, हाई रेजिस्टिविटी होती है। यानी कि वो जब इलेक्ट्रॉन्स को बेटा रोकेगा, है ना, कब रोकेगा, जब हमारी हाई रेजिस्टिविटी होगी, तभी तो हीट जनरेट होगी, तभी तो वो ग्लो करेगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा बाइल जूस का फंक्शन क्या है? देखिए आप सभी को पता है कि जब हमारा फूड स्टमक में जाता है तो वहां पे वो फूड क्या हो जाता है, HCl की वजह से एसिडिक हो जाता है। ठीक है। अब जब वो बेटा हमारे एसिडिक हो जाता है और जब हमारा उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बाकी की चीज़ें होती हैं ना बेटा, बाकी तो वो क्या करती है बेटा, एसिडिक फूड को नहीं काम कर सकती।
इसलिए वहाँ पे बाइल जूस सीक्रेट होता है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। वो क्या करता है कि जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हमारा जो स्टमक से आया है उसे अल्कलाइन बनाता है, ताकि वो जो उसमें से जो फैट्स हैं उनका डाइजेशन किया जा सके। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। बेटा इन्होंने कहा बर्निंग के ऊपर फ्लेम दे, तो ये बात याद रखिएगा बेटा, वही सब्सटेंस आपका फ्लेम दे सकता है जो बर्निंग पे वेपराइज हो सके। ठीक है, सो बी एंड सी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। Next है assertion, arteries have thick and elastic walls as compared to vein। arteries की बेटा मोटी और elastic walls होती हैं, veins के comparison में क्यों होती हैं? क्योंकि arteries के अंदर जो बेटा blood flow होता है वो बहुत हाई होता है, हाई प्रेशर का होता है as compared to veins। यहाँ पे बोला है arteries के अंदर कम प्रेशर होता है, नहीं, arteries के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो assertion is true and reason is false। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड एट सी। देखिए बाइंड फोर्स क्या होता है, बेटा ये मेरा लिक्विड है, जब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डूबने की कोशिश करता है, ग्रेविटी इसे खींचने की कोशिश करेगी तो एक फोर्स इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स। तो बेटा बाइंड फोर्स हमेशा कैसे लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन, इनमें से बेटा कौन सा डाइवर्जेंट क्वेश्चन है? तो याद रखिएगा बेटा, डाइवर्जेंट क्वेश्चन वो होते हैं जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर हम दो बंदों से सेम क्वेश्चन पूछे तो उनके आंसर्स सेम होने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो कम हो। ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू द ग्रेविटी इन द साइज ऑफ द अर्थ रिड्यूस हाफ। तो देखिएगा, मैं कहते हैं ग्रेविटी हाफ हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर सेम मिलेंगे। ये कहते हैं व्हाई डज अ बॉल थ्रो अप कम्स डाउन, ऊपर जो बॉल होती है डालने पे नीचे क्यों आती है, सब बताएंगे बेटा ग्रेविटी की वजह से। तो ये भी डाइवर्जेंट क्वेश्चन में ही आता। व्हाट इफ देयर वाज नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ, अगर किसी ने पूछा कि अगर ग्रेविटी ना हो अर्थ पे तो क्या होगा, तो अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो आंसर मैच करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ये कहते हैं मीडियम ए है, ये मीडियम बी है और ये मीडियम सी है। तो ये कहते हैं कि जब लाइट की जो रे है, दिस इज द नॉर्मल, जो लाइट की रे है जब मीडियम ए से बी की तरफ आती है तो स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज हुई। ठीक है, तो डिक्रीज हो गई यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये कहते हैं ऑन फर्दर एंटरिंग इनटू द कॉलम, यहाँ पे क्या हुई, उसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, इससे आप क्या कर सकते हो, बेटा आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ बेटा, ए की और सी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रही होगी, कम रही होगी, किससे, बी से, क्योंकि आपकी यहाँ पे तो डिक्रीज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा, कम रहा होगा। या फिर हम कह सकते हैं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ए से बी में गया, स्पीड डिक्रीज हुई, तो आपका क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंक्रीज हो गया होगा। बी में क्या हुआ, आपका स्पीड डिक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सी में इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। और बेटा हीट जो होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो दोनों ही क्या है बेटा, इन्फ्लुएंसेस है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एज अ रिजल्ट है जो हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुनीता है बेटा उसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया। शी पासिस द गैस प्रोड्यूस, और इसके बाद जो इसमें से जो गैस निकली उसे लाइम वाटर से देखिए पास करा। तो एक बात याद रखिए, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, कार्बोनेट है, तो इस यहाँ से जो गैस निकली होगी वो कौन सी निकली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपको पता है बेटा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी से प्रोड्यूस, वो गैस को लाइम वाटर से
पास कराते हैं तो हमारे को बेटा एक मिल्की मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? एक मिल्की लिक्विड मिलता है जो बिल्कुल ऐसा लगता है मिल्क जैसा, और वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए ये लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है प्लस वाटर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस? साइंस के नेचर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल कंटेक्स्ट। ये देखिए कहते हैं कल्चरल से साइंटिफिक आइडियाज अफेक्ट नहीं होते, बिल्कुल नहीं है, फिर ऐसे नहीं है। कल्चर बहुत इफेक्ट करता है, हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा क्या कल्चर है, उससे हमारे जो आइडियाज होते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। देयर इज नो सिंगल साइंटिफिक मेथड, ये बात कह सकते हैं कि एक जगह पहुंचने के मल्टीपल साइंटिफिक मेथड हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर। बेटा जब कहते हैं आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होती है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है? उसका टेम्परेचर बेटा सेम रहता है। ठीक है। ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड आइस टू लिक्विड वाटर, all the heat supplied during melting is used to break the bonds between water molecules, changing from states to solid to liquid rather than increasing the kinetic energy, and thus the temperature remains same. Next है, children of all age groups have various ideas which may be different from the science concept. ये कहते हैं सभी एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके अलग अलग आइडियाज होते हैं जो कि साइंस कंसेप्ट से अलग हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दिस आइडियाज? इनमें से बेटा कौन सी बात? तो देखिए एक छोटा बच्चा होता है वो सोच सकता है कि ऊपर से जो चीजें गिरती हैं वो किस लिए गिरती हो, क्योंकि वो क्या है, हैवी है, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये चाइल्ड जो होता है वो ये सोच सकता है सन इसलिए छोटा है or close sun is small and close, और stars tiny lights stuck on the dome कि किसी डोम पे स्टक हो गई हैं। तो बेटा वो ज्यादा उन चीजों के बारे में नहीं कर सकते, वो साइंस कंसेप्ट में नहीं अपने आइडियाज पे बिलीव करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं इनमें से कौन सी बात सही है? दीज आइडियाज आर यूजुअली स्टेबल, उनके लिए बेटा ये स्टेबल्स रहते हैं आइडिया। दे आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्जर्वेबल फिनोमेनन, बिल्कुल सही बात है। वो एक सिमिलर डेवलपमेंटल पैटर्न फॉलो करते हैं, सही है। दे आर इजी टू मॉडिफाई, बेटा बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। दे आर ओफन डोमेन स्पेसिफिक, वो जितने डोमेन में रहते हैं उतने ही बारे में सोच पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। इसमें कहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉज एंड थ्योरीज से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। पहले समझिए लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है व्हाट हैपन, क्या हुआ, जबकि थ्योरीज क्या बताती है, क्यों हुआ और कैसे हुआ। लॉ बताता है क्या होता है और थ्योरीज बताती है क्यों और कैसे। एंड बोथ कैन चेंज अंडर न्यू एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन, और ये दोनों ही चेंज हो सकते हैं अगर हमें कोई न्यू एविडेंस और ऑब्जर्वेशन मिलता है। ठीक है। तो S1 क्या है? Laws are generalization statement where theories are explanation, ये बात सही है। लॉ क्या होता है? एक जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं, जबकि थ्योरी हमें क्या करती है? एक्सप्लेन करती है चीजों को। लॉज बहुत ओल्ड एंड थ्योरीज आर कंटेम्पररी, ऐसा नहीं है कि लॉज बहुत ओल्ड है और थ्योरीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर रिलेटेड। लॉज कैन नॉट बी चेंज वेयर थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, बेटा लॉज भी चेंज होते हैं अगर हमारे नए एविडेंसेस, नई ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है, बट इट विल टेक टाइम, बट चेंज हो सकते हैं। So option number 2 will be your right answer. So guys, this is all. Day 2 के PYQ हमने कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ। थैंक यू।